चैप्टर नंबर 12 एटम्स, इसकी जानकारी फर्दर। तो शुरुआत कहां से होती है? थॉमसन साहब के, जे थॉमसन साहब के मॉडल की। अब आपको मालूम ही होगा कि 1897 में मोटे तौर पे 1897 के आसपास जब हमारा इलेक्ट्रॉन खोज लिया गया, इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हो गया, तो उसके बाद ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम का कोई शख्स एटम में पाया जाता है, और एटम में एटम न्यूट्रल होता है। तो अगर कुछ माइनस मौजूद है तो नेट इफेक्ट जीरो है, तो कुछ प्लस भी होना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज जीरो है। तो अगर उस पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्लस भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन साहब ने 1898 में 1898 में एक मॉडल दिया, एटम का मॉडल, कि भाई एटम में ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज भी है, होंगे ही होंगे, जो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो वो कहां होंगे, भाई ये कहां स्थित है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर। उन्होंने कहा कि एक जो स्फीयर है, गोला है, ठोस गोला है, और उसमें जो प्लस चार्ज हैं वो चारों तरफ गोले में फैले हुए हैं। मतलब वो समझ लीजिए कूट के मिक्सिंग कर दी गई है, कूट के बुरादा बना के मिक्स किया गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं उस गोले के अंदर। कैसे इसको समझ सकते हैं? उन्होंने खुद ही बताया कि वाटरमेलन मॉडल समझ सकते हैं। वाटरमेलन आप जानते ही होंगे, तरबूज, तो तरबूज में बीजे पाए जाते हैं ना, वही डिस्टर्ब करते हैं खाते वक्त। तो तरबूज में लाल रंग का पोर्शन पूरा फैला होता है, और बीज होते हैं बीच बीच में, तो बीज हैं इलेक्ट्रॉन, और जो लाल रंग का पोर्शन फैला हुआ है चारों तरफ, जो हमें खाना पसंद है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा समझ लीजिए ये जो कुछ अरेंजमेंट वाटरमेलन टाइप का है, या फिर आप समझ लीजिए प्लम्स इन ए पुडिंग। पुडिंग का मतलब आप खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं ना, वो जो पुडिंग बनाई जाती है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाले जाते हैं, कस्टर्ड टाइप का समझ लीजिए। अब उसमें जब खाते हैं तो उस कस्टर्ड जब चम्मच उठाते हैं तो उसमें कौन सा टुकड़ा फ्रूट का आएगा आपको नहीं मालूम। तो उस कस्टर्ड में, उस पुडिंग में कहां आपके मेवे पड़े हुए हैं या फ्रूट्स छोटे मोटे काट के पड़े हुए हैं, वो आपको नहीं मालूम। तो ये एक बेसिक मॉडल था। अब ये मॉडल चला 10-12 साल, मेरे ख्याल से 1911 तक इसको पढ़ाया गया, और 1911 में फिर नया मॉडल आया, क्योंकि इसमें दिक्कतें थी। बात समझ में आई? इन्होंने कहा तरबूज नुमा मॉडल है, प्लस बुरादे की मतलब प्लस बुरा फैला हुआ है कॉन्टिन्यूअसली, और उसके अंदर माइनस एम्बेडेड है। तो ये पहला मॉडल था जे थॉमसन का 1898 में। 1911 तक जहां तक चला था। उसके बाद इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, जो चैलेंजेस थे, फेलियर क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि कई सारी सीरीज मिलती हैं। तो जब ये पूरा फैला हुआ कॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव चार्ज, तो ये सीरीज अलग अलग क्यों मिल रही हैं, इसको ये नहीं बता पाया। अभी आप आगे देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती हैं। ठीक है साहब। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड में 1911 के आजू बाजू एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल वाला, बड़ा अहम एक्सपेरिमेंट। तो उसमें यह बताना मुश्किल हो गया, जो अल्फा पार्टिकल होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लस दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जब हमने भेजा तो वो बहुत ज्यादा घूम गया। अभी मैं दिखाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वो बहुत ज्यादा डेविएट हो गया। तो क्यों डेविएट हो गया? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड ने किया था उसमें ये डेविएशन क्यों हुआ, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भाई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तभी तो कहां फेल हो रहा है भाई बोर का मॉडल, अपने थॉमसन साहब का मॉडल। पकड़ पा रहे हो बात? ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली क्या था। तो पहले जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो है क्या, आप जानते होंगे, फिर भी कुछ बच्चे हो सकता है एकदम ना पढ़े हो तो ना पता हो। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम आयन, 2He4 आप पढ़ते हैं। तो हीलियम आयन होता है, हीलियम एटम में से आप उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। तो इसमें कितना चार्ज है? +2E इसका, हीलियम एटम का। तो ए हीलियम एटम, हीलियम एटम नहीं, हीलियम आयन का, ए हीलियम एटम फ्रॉम विच both the electrons have been removed, it has charge equal to +2E।
+2 इस पे चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बराबर रख दिया है, एंड इट मास इज नियरली 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन लिख देना चाहिए, मास ऑफ हीलियम एटम कह लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा। 4 बहुत छोटा लिख दिया, फिर से लिख देता हूं, बिगाड़ने में यहां तकलीफ होती है इसलिए मैं दोबारा लिखना पसंद कर रहा हूं। तो ये 2He4 जो मैंने लिया आप समझ लिए होंगे, पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब क्या था अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, तो इसका डायग्राम बना हुआ है। तो यहां पर साहब हम लोगों ने एक चैम्बर सा, एक ब्लॉक सा बनाया है, चैम्बर सा लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक के अंदर हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला हुआ है। यहां रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डिके करता है, तो अल्फा रेज निकालने, अल्फा पार्टिकल छोड़ना लगेगा। अब ये घातक होते हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, विकिरण हैं इनके, ये बड़े डेंजरस होते हैं। तो इससे बचने के लिए लेड ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि लेड का प्रॉपर्टी क्या होता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है इन रेडिएशंस को। ठीक है, थोड़ा सा सुराख रखते हैं आगे, मतलब होल, जहां से ये रेडिएशन निकालना है, क्योंकि इनका तो यूज करना है अल्फा पार्टिकल का हमको, बाकी जगह ब्लॉक कर लेते हैं कि एब्जॉर्ब कर ले, आगे छेद छोड़ देते हैं होल, जिससे ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, आराम से निकल रहे हैं, लेकिन हमको तो बीम चाहिए, तो बीम बनाने के लिए कोलीमेटर का इस्तेमाल करते हैं। कोलीमेटर क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, उनको बीम बना देता है, स्पीड से जाते हैं वो। बीम मतलब एक साथ जाएंगे, बीम जैसे लाइट की बीम होती है, और तेज जाएंगे, वो काम करता कोलीमेटर। अब उसने बीम बना दिया, और यहां पर देखिए गोल्ड की फॉयल है, आप देख पा रहे होंगे, सोने की पतली झिल्ली। आप ऐसे सोचिए जैसे कि आजकल एल्युमिनियम फॉयल पराठा लपेट के स्कूल जाते हैं, स्कूल तो जा कम रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा फॉयल में लपेट के देते हैं ना, खाना गर्म रहे, उससे भी पतली झिल्ली होती है। आप ध्यान दीजिए, जब आप मिठाई खरीदने, बर्फी खरीदने जाते हैं, तो एक पतली चांदी का अर्ग, सिल्वर की फॉयल चढ़ी होती है, बहुत पतली, बर्फी के ऊपर चमकती रहती है, तो जैसे ही मुंह में लगाते गल जाती है फट से, बड़ा मजा आता है खाने में, है ना। तो इसी तरीके से जो सोने की, गोल्ड की फॉयल, उसको पीट पीट के बहुत पतला कर लेते हैं, जितना पतला कर पाइए उतना पतला। वो इमेजिन कीजिए, वो पतली झिल्ली सोने की, ठीक है। अब सोने की पतली झिल्ली लगा देते हैं यहां पर। सोना ही क्यों लेते हैं, गोल्ड? अब आप सोचेंगे क्योंकि उसको पीटो ना तो टूटता नहीं है, फैलता चला जाता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है, तो पीटो तो फैल जाएगा, पीटो तो टूटेगा नहीं, तो पतली झिल्ली फॉयल बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड लिया है। पीटते फैला दीजिए। और उसके बाद यहां पर ये पूरी कहानी, पूरा कांड हम किसमें करते हैं, वैक्यूम चैम्बर में, जिससे हम समझ पाए। और यहां जो स्क्रीन लगी होती है इस तरफ, वो स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। ये जिंक सल्फाइड क्यों? क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और जिंक सल्फाइड पे पड़ेंगे तो चमक पैदा करेंगे, फ्लोरोसेंट टाइप की, जुगनू जैसे चमकता है, तो हम पकड़ लेंगे कि अल्फा पार्टिकल टकराया है स्क्रीन से, बात पकड़ में आ गई। अब यहां पर माइक्रोस्कोप रखते हैं, जहां जहां चमक होगी उससे हम पकड़ते चलेंगे कि यहां अल्फा पार्टिकल आया था, यहां अल्फा पार्टिकल आया था, यहां अल्फा पार्टिकल आया था। ये माइक्रोस्कोप, जिससे हम बेहतर ढंग से देख सकें। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बीम बना के अल्फा पार्टिकल छोड़े हमने, और यहां से माइक्रोस्कोप से हमने देखा कि कहां कहां अल्फा पार्टिकल हमको टकराने के बाद मिले। और ये एंगल देखिए ध्यान से, ये एंगल हो गया आपका नॉर्मल रास्ता जो था उससे कितना डिविएट हुआ है। थीटा क्या है भाई, नॉर्मल तो सीधे निकलना चाहिए, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, लेकिन वो डिविएट हो गया। तो कितना डिविएशन हुआ इसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और उस पर दिमाग भिड़ा देते हैं, तो कुछ कंक्लूजन निकल आते हैं। तो मुद्दा आप समझ गए। आइए फटाफट लेके चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए समय दिया इस पर। आइए साहब, ये ऑब्जर्वेशन एक ग्राफ बना लिया गया है, स्कैटरिंग एंगल जो कितना ऊपर अल्फा पार्टिकल डिविएट हो गया, और यहां नंबर्स हैं कि कितने हमें अल्फा पार्टिकल मिले उतने एंगल पर। भाई 30 डिग्री एंगल पे कितने मिले, ये यहां से दिखाया गया है वाई एक्सिस पर, नंबर पकड़ में आ गई बात। अब देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ रिवील्स, अब ये ग्राफ जब प्लॉट कर लिया गया एक्सपेरिमेंट करके, तो उसने रिवील क्या किया, क्या जानकारी, रहस्य खोला। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल और सरफेस ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शंस। क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो आपने भेजा उसमें बहुत सारों में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं मिला। ये देखिए क्या है,
ये बहुत कम एंगल है, 0 से 20 का है। तो यहां पर आप देखिए, मतलब कोई 0 के आसपास है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सीधे जा रहा, सीधे निकल गया। वो वहां पे बहुत ज्यादा नंबर आपको मिल रहे हैं, देखिए करीब करीब 10⁻7 के आसपास। तो अधिकतर जो आपने अल्फा पार्टिकल छोड़े उनमें से अधिकतर तो बिना डिविएट हुए सीधे निकल गए। ठीक है साहब। दूसरी बात, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 in 8,000, 8,000 में से एक जो पार्टिकल था वो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ। ये 90 डिग्री कहीं यहां कहीं आ जाएगा, देखिए थीटा है ना ये, और ये नंबर है, कितनी गिनती, कितने हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहां कहीं उन्होंने बताया कि बहुत 8,000 में कहीं एक ऐसे जा रहा था तो डिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गया। भाई ऐसे जा रहा था तो ऐसे, 90 तो ऐसे बना ना, सीधे जा रहा था, और टक्कर लगी होगी, ठक से ऊपर निकल गया 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये कितना था, 8,000 में से कोई एक, बहुत कम। और देखिए ओकेजनली, यानी उससे भी कम, ओकेजनली, कभी कभार, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल्स सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। मतलब ओकेजनली मतलब बहुत ज्यादा कम। अल्फा पार्टिकल जो जा रहा था वो टक्कर मार के सीधे रास्ते पे वापस आया, ऐसे टिंग। समझ में आई बात? मतलब ऐसे जा रहा था सीधे और टकरा के इसी रास्ते पर वापस आ गया। ये ऐसे जा रहा था, टक्कर मारा किसी ने और ये वापस आ गया ऐसे। तभी तो 180 डिग्री बनाओगे भाई, थीटा तभी तो 180 होगा। ऐसे जा रहा था और ऐसे लौटा, तभी तो 180 बना। ओकेजनली यानी बहुत रेयर। अब ये ऑब्जर्वेशन, ये एंगल कहां है 180, कहीं पार हो जाएगा तो बहुत कम लोग दिखेंगे। तो ये जब ऑब्जर्वेशन आए तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमने भाई एक ग्राफ बनाया और ग्राफ के बेसिस पे क्या क्या घटना दिखी वो लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है हमारे लिए, ये देखिए मीनिंग। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा सिग्निफिकेंस रिजल्ट का क्या रहा जो हमने ऑब्जर्वेशन किए। पहला, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे बिना डिविएशन के। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी, यानी हमारे एटम में बहुत ज्यादा स्पेस है, तभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ और वो सन्नाटे में सीधे जा रहे थे, सीधे निकल गए। ये कहानी हो गई साहब, नो डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट, टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग और अल्फा पार्टिकल्स, Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom. अब इन्होंने कहा कि जो लार्ज, भाई जाके 90 वाले जो आ गए थे सीधे जा रहे हैं, ये 8,000 में एक उस ऊपर क्यों गया 90 डिग्री पर, या जो सीधे जाके 180 बना के आया, ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने कहा साहब ऐसा है, जो एटम है इसके बीच वाले हिस्से में कहीं सारा पॉजिटिव चार्ज है यहीं पर, और मास भी मोरलेस इस पूरे एटम का यहीं केंद्रित है। तो जब इस पे कोई चीज ठुकती है तो या तो वो 90 निकल रही है या वो ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल दे रही है, बहुत ज्यादा, या पलट के वापस आ रही है। यानी डिफ्लेक्शन एंगल जो ज्यादा है कुछ में वो इसी वजह से है कि इस पूरे एटम में जो मास है और जो चार्ज है वो एक जगह केंद्रित है, एक जगह इकट्ठा है उसके सेंटर के आसपास। तीसरी बात, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस सो दैट द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज तो जो था वो एक जगह इकट्ठा है, मास भी है। अब इलेक्ट्रॉन किधर को है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लाउड के फॉर्म में है, ठीक, और बाकी बीच का रास्ता काफी खाली है। ये इन्होंने बताया कि हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू दी, और ये नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव बनाए तो 4 नेगेटिव, तो एज ए होल हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। लेकिन ये कुछ फिगर बताई रदरफोर्ड साहब ने, है ना। थॉमसन साहब तो बिल्कुल गड़बड़ा गए 10-11 साल में, तो अब रदरफोर्ड साहब आ गए, उन्होंने ये संरचना बताई कुछ हद तक। और ये आपको जो देखिए फोटो जो बनी हुई है, यहां पर न्यूक्लियस था, बहुत सारे लोग सीधे चले गए थोड़े थोड़े डिफ्लेक्शन में, यहां देखिए ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलने लगा, 90 से ज्यादा ये जो डिफ्लेक्शन हुआ तगड़ा, और कुछ एक आधा सीधे जाके वापसी भी पकड़ लिए होंगे, ठीक। तो मेजर डिफ्लेक्शन जो न्यूक्लियस के पास वाला है वहां मेजर डिफ्लेक्शन, और न्यूक्लियस से दूर वाले अधिकतर सीधे निकल गए, छोटा मोटा डिफ्लेक्शन करके चले गए। तो ये बातें उन्होंने बताई, एक मॉडल या सिग्निफिकेंस दे दिया, ठीक है।
अब देखिए, अब उन्होंने कुछ और जानकारी दी, वो भी पकड़ लेते हैं लगे हाथ। एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियस था उससे आर नॉट डिस्टेंस पर, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है भाई, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है देखिए, और आपने अल्फा पार्टिकल भी प्लस वाला भेजा है, तो जब प्लस वाला सीधे जाएगा तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, प्लस बैठा हुआ है और प्लस जा रहा है, तो टक्कर ठुक करके टक्कर नहीं होगी, क्योंकि प्लस और प्लस दूसरे को रिपल करते तो तेजी से जाएगा, ये रिपल कर रहा तो ये रुक जाएगा, वापस आ जाएगा, ठोकने से पहले कुछ दूरी से ही वापस आ जाएगा, क्योंकि दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है ना। प्लस प्लस ठुकेगा नहीं फिजिकली, क्योंकि उससे पहले ही फोर्स रिपल्शन का लग रहा है। तो उन्होंने बोला एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट, जा रहा है धीरे हुई स्पीड, रुका क्षण के लिए, खटाक से वापस मोमेंट, एंड देन बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस मतलब जैसे गया वैसे लौटा, रिट्रेस। इट इज स्कैटर्ड टू एंगल ऑफ 180 डिग्री, यही तो कि यहां से ये गया था और यहीं पलटा, ये जा रहा था यहां तक पहुंचा, यहां एक क्षण के लिए मोमेंटरी उसका वेलोसिटी 0 हुआ और पलट गया वापस। द डिस्टेंस आर नॉट, अब जितना ये करीब गया ज्यादा से ज्यादा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मुझे रेड कलर से कर देना चाहिए था, लेकिन पकड़ के रखिएगा, पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब दिख रहा होगा बढ़िया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी ये कितनी पास तक गया है, और उसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके बताई आर नॉट, जिसे आप आर नॉट के नाम से पहचान रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है 2kZe² अपॉन k अल्फा या इज इक्वल टू 4kZe² अपॉन mv²। ये k क्या है? k है कूलम्ब्स कांस्टेंट, देखिए वही जो कूलम्ब्स लॉ में यूज करते थे, 1/4πε0, ठीक है, और उसी की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ वगैरह लिखी हुई है। और z क्या है? एटॉमिक नंबर, तो z भी पकड़ रही है क्या चीज होती है। बाकी इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, मास और वेलोसिटी, सारी चीज आपको पता रहेगी। तो इससे आप निकाल सकते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच पाएगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फर्मी, वेयर 1 फर्मी इज टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो न्यूक्लियस होगा ना भाई, न्यूक्लियस में घुस ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियस पहले ही धक्का मार दिया है, तो न्यूक्लियस का साइज इस साइज से छोटा ही होगा, उससे पहले ही धक्का मार दिया है। तो किस ऑर्डर का निकला? 10⁻⁻15 मीटर का निकला न्यूक्लियस का साइज, विच इज वेरी वेरी लेस। और एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻10 मीटर का, आगे कहीं लिखा भी होगा। तो एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर का, और ये 10⁻⁻15 है, 1,00,000 गुना छोटा। चलो साहब आगे समझते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बहुत ही सरल बात कही जा रही है। देखिए, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस when it is far away from the atom। क्या बात हो गई? ये मान लीजिए न्यूक्लियस था एटम का, ठीक, बहुत दूर, ये सेंटर हो गया इसका, जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इससे आपने अल्फा पार्टिकल भेजा था जो जा रहा था इससे टकराने, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b क्या कहलाती है? हमारी इंपैक्ट पैरामीटर। बस यही लिखा, जो वेलोसिटी वेक्टर था ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर और अल्फा पार्टिकल सेंटर से एक दूसरे से कितनी दूर है, तो ये दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर। ये मैंने क्यों लिख देता हूं? क्योंकि ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और फटाफट कैसे लिखना है इसमें ये मदद करेगा आपका। अगर मैं केवल समझा के निकल जाऊंगा तो मैटर नहीं मिलेगा आपकी नोट्स बनाने के लिए। तो जो बच्चा वाकई क्लेवर है, बुद्धिमान है, वो क्या करेगा? वीडियो देखते देखते नोट्स भी बना लेगा, और क्या बात, उसके बाद बहुत काम आसान उसका है कि नहीं, दोबारा पलटेगा, फटाक से याद आ जाएगा। तो ये, और यहां पर ये अपना डिफ्लेक्ट करके निकल गया आगे। तो इंपैक्ट पैरामीटर बी एंड द स्कैटरिंग एंगल थीटा आपको दिख रहा है। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर हो गया बच्चों, कोई भी स्पेशल बात नहीं, बहुत सरल बातें होती हैं सब। अब इंपैक्ट पैरामीटर की कहानी थोड़ी और समझ लेते हैं कि भाई क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो साहब देखिए, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट one can notice the following points। क्या नोट डाउन किया? फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक
एंड द अल्फा पार्टिकल पासेस ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। भाई लार्ज पैरामीटर जब होगा इंपैक्ट पैरामीटर, तो मतलब क्या है इसका, देखिए ये न्यूक्लियस था, अब लार्ज मतलब बी लार्ज कर दो, ये लार्ज कर दिया बी, तो यहां पर जब अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो भाई इससे दूर है ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियस प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जब दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन कम होगा। यही ये कह रहे हैं। कौन सी स्पेशल बात कह रहे हैं, हर बालक को समझ में आ जाएगी, और बालिका को तो ऐसे ही समझ में आती है। आगे चलते हैं। फॉर स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर्स, अब स्मॉल जब हो जाएगा, यदि बी पुद्दू कर दो, अरे तो भाई क्या है, जब बी हो गया छोटू तो ये करेगा घोटू, मतलब बी इसके पास है तो करीब आ गया प्लस प्लस। भाई ये कम पैरामीटर है ना इंपैक्ट पैरामीटर, तो ये करीब है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे देगा, क्योंकि इसके करीब रिपल्सिव फोर्स तगड़ा मार देगा बस। तो फॉर स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज, सो द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल। अब ये एंगल इसका बढ़ जाएगा, भाई क्यों नहीं बढ़ जाएगा, ज्यादा फोर्स लग गया। फॉर ए हेड ऑन कोलिजन, अब मान लीजिए इंपैक्ट पैरामीटर 0 कर दीजिए, तो न्यूक्लियस में सीधी टक्कर तो वापसी। when the alpha particle just aims at the center of the nucleus, the impact parameter यहां पे क्या हो जाएगा, 0, और थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब बस ये ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि टक्कर हो गई है, पास गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वहां से वापसी की है, भिड़ नहीं गया जाके, क्योंकि प्लस वो भी है प्लस ये भी है, भिड़ने की स्थिति नहीं पैदा हो पाई है। भिड़ने जा रहा था लेकिन रिपल्सिव फोर्स ने रोक दिया उसको, ये बात हमारी पकड़ में आ जाती है। इस इंपैक्ट पैरामीटर से और एक चीज पकड़ी जाती है, भाई लिखा है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल भेजे हो कैसा पाथ फॉलो करेगा, क्या सर्कुलर हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, मतलब किस रास्ते पे जाएगा, पाथ क्या है, उसको बोलते हैं साइंटिफिकली ट्रेजेक्टरी। तो ये ट्रेजेक्टरी मतलब कैसी होगी ये रास्ता, ये कैसा फॉलो करेगा, उसके लिए बी की वैल्यू जानना जरूरी है, बी पे ये डिपेंड करता है। तो दस द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर, ये बी पर डिपेंड कर जाती है, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, एंड द नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड, और पोटेंशियल फील्ड के नेचर पे भी। बी कितना होगा इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना नहीं रहा हूं, नॉर्मली इस पे सवाल नहीं आते, लेकिन ये है, इसको याद कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, आ जाए तो संभाल लेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला सा है, कोई खतरनाक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जब आप याद करते हो तो याद हो ही जाता, 1/4πε0, बात खत्म। Z² cot थीटा बाई 2 1/2 mv², बात खत्म। चलते हैं आगे। तो आ जाइए रदरफोर्ड मॉडल, अब इतनी कहानी रच दी रदरफोर्ड साहब ने, अब उन्होंने कहा साहब मॉडल ले लो। मॉडल मतलब कैसा है एटम, मैं देता हूं जानकारी, रदरफोर्ड साहब बोले। अब रदरफोर्ड साहब ने आगे क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. This core is called the nucleus. उन्होंने कहा कि एक जो एटम है उसका सेंटर कोर है, और यहीं पर इस एटम का अधिकतर मास केंद्रित है, और प्लस चार्ज भी यहीं पर केंद्रित है। समझ रहे हैं? तो यही उन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव, ये बहुत छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल, लेकिन मैसिव है, यानी ज्यादातर मास, एटम का ज्यादा मास यहीं पर है, इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड, यहां पर लगभग एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और इसी का नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, कुछ डायग्राम क्लियर होने लगा। अब साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, मैंने आपको बताया हुआ था कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, और एटम का जो साइज है वो एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर का। तो दोनों में देखिए तो न्यूक्लियस कितना छोटा है, 1,00,000 गुना मोटे तौर पे छोटा है। सोचिए जिस कमरे में बैठे होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं उस कमरे में 10x10 का कमरा मान लेते हैं, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10x12 का मान लीजिए। नॉर्मल जिस रूम में बैठे होंगे उसमें आपकी पेन की टिप के बराबर न्यूक्लियस है, 1,00,000 गुने का फर्क है।
समझ पा रहे हैं? तो इतना हिसाब किताब है, समझ लीजिए इतना बड़ा आप समझ लीजिए एटम है, तो ये जरा सा टिप आपकी न्यूक्लियस साइज है, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, फील कराने के लिए जानकारी दी। आगे चलते हैं। अब रदरफोर्ड अपनी बात पे बताए जा रहे थे, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा साहब जो प्लस बीच में है इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर मौजूद हैं, अगर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बना दिए तो 3 प्लस है, तो जितने प्लस थे उतने ही माइनस होंगे, जिससे एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, नेट चार्ज 0, एटम न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये देखिए लिखा हुआ है। आगे इन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चक्कर भी लगाते हैं, शांत नहीं बैठे हैं। रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे सूरज भगवान के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स, धरती भी चक्कर लगा रही है और भी लगा रहे हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये सन है, ये समझ लीजिए अर्थ है। इसी तरीके से एटम के अंदर भी प्लस के आजू बाजू, ये प्लस अगर एक कोर है न्यूक्लियस का, तो मान लीजिए 2 प्लस हैं, तो ऐसा हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, एक अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी फोटो उन्होंने बताई, ऐसा मॉडल बताया। द सेंटीपीटल फोर्स, अब ये चक्कर लगा रहे हैं तो इनको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए। आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होता है जब सेंटीपीटल फोर्स मिले, और सेंटीपीटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। ये आपको मालूम है, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं आप। तो ये सेंटीपीटल फोर्स कहां से मिलता है? तो इनमें मिलता है आपस में अट्रैक्शन जो है, प्लस 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 और माइनस का, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस है और माइनस ये, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से सेंटीपीटल फोर्स मिलता है। अब ये मत समझ जाना कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन चपक जाएगा, घुस जाएगा इसमें आगे। क्यों? क्योंकि आप सोचिए सन में भी मास है और अर्थ में भी मास है। मास ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हो, 2 मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर सन क्या अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ क्या सन में घुस गई है? नहीं घुसी है। बहुत सारे फिनोमिना और भी हैं, पकड़ में आ रहा ना, तो ऐसा मत सोच लेना कि अरे सर प्लस यहां है माइनस यहां है, वो अट्रैक्ट किए जा रहा है तो वो चपक जाए आगे धड़ूम से अंदर। तो धड़ूम से अंदर अर्थ सन में नहीं घुसी है, सन में भी मास है, अर्थ में भी मास है, तो ऐसा नहीं हुआ कि सन और अर्थ सन में घुस गई है। समझ गए होगे? ठीक है, कुछ मन में उठ ना जाए प्रश्न, इसलिए बता दिया। तो ये जो सेंटीपीटल फोर्स इसको मिलता है, ये इन दोनों के अट्रैक्शन से मिलता है, जिससे कि चक्कर लगाता रहता है। तो ये काफी हद तक इन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी, लेकिन अब भाई कुछ ना कुछ कमी हो जाती, क्या करेंगे आप? अब लिमिटेशंस, अब कुछ कमी हो गई। क्यों? क्योंकि फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, बात समझी गई कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ दिक्कतें मिली। क्या दिक्कत मिली? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए ये जो मैंने बनाई है स्लाइड्स, सुपर क्वालिटी स्लाइड्स हैं बेटा। आप पढ़ोगे स्टोरी, बिल्कुल पूरा दिन लगाया है, बहुत मेहनत की है, जिससे आपको एकदम टॉप क्वालिटी के वन शॉट मिले और टॉप क्वालिटी के नोट्स। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है साहब। तो यहां पर आप जानते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जब हमारे पास प्लस चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने का मतलब है एनर्जी रेडिएट करना। ठीक, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ये चार्ज है, ये प्लस और माइनस भी चार्ज होता है, तो चार्ज है। अब वो जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो आपको मालूम है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। पकड़े, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब धीरे धीरे एनर्जी कम होगी तो इसका चक्कर लगाने का रेडियस घटता जाएगा और कुछ ये ऐसे स्पाइरल लूप बनाते हुए घुस जाना चाहिए प्लस के पास। समझे ये लिमिटेशन कि भाई जब चार्ज गोल गोल चक्कर लगा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी निकाल रहा है तो एनर्जी खर्च हो रही है, उसके पास कम बच रही है। कम बचेगी तो रेडियस कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन घुस जाना चाहिए इस न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एटम खत्म तो नहीं हो रहा है, तो भाई साहब कुछ गड़बड़ी है इसमें। चलिए समझते हैं।
तो ये पहली लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मैंने बता दिया स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है साहब। एज एन इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ट्स देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज continuously and so the frequency of the emitted light will also change. They would emit a continuous spectrum instead of actually observe the line spectrum. एक बात तो स्टेबिलिटी की रही, दूसरी बात क्या रही, जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसके चक्कर जो लगाना है उसके रेडियस बदलेगी, रेडियस बदलने से उसकी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है। देयर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे, अभी स्पेक्ट्रम देखेंगे, वो स्पेक्ट्रम हमें कॉन्टिन्यूअस मिलने चाहिए थे, क्योंकि लगातार ये अंदर स्पाइरल नुमा जा रहा है, जबकि हमको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलते, हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं ऐसे ऐसे। तो अगर फिर ऐसा कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इसको भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखते हैं आगे क्या हुआ फिर, चलिए साहब। अब इस चीज को समझते हुए नील बोर पिक्चर में आए, बहुत ही धांसू, बहुत ही गजब साइंटिस्ट, नाम तो इन लोगों का बहुत बड़ा है ही, और चलिए कभी कहानी सुनाएंगे इनकी, आज बात पढ़ाई की करते हैं, वन शॉट में ज्यादा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब इस प्रॉब्लम जो लिमिटेशन आ गई उसमें कुछ बातें और जो इन प्रॉब्लम का तोड़ बन सकती हैं, तोड़ हो गई, समाधान हो गई। चलिए, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, ये स्पेलिंग अलग लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द वेव कैरेक्टर। आपने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में कि मैटर वेव्स होती हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद भी, क्योंकि मैटर है, ये वेव से एसोसिएटेड है, हेंस सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन। अब कहा इस वजह से हम इसका सर्कुलर ऑर्बिट ले सकते हैं कि वो चक्कर लगा रहा है टू बे स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, मतलब जिस सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है वहां पे स्टेशनरी एनर्जी स्टेट है, यानी एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ रही, निकालनी नहीं पड़ रही उसको। एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन्स एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ। मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि 2πr, मतलब ये जो 2πr मतलब ये सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर जो भी बोलो, ये बराबर होगी किसके भाई, इसके अंदर एक वेव आए, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, ऐसा ही आएगी। तो जितनी वेवलेंथ आ रही है उसको बना देते हैं 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। एक वेवलेंथ भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और भी हो सकती है। 2πr क्या हो गया, जो चक्कर लगाने वाला उसका पेरीमीटर है। इस अवस्था में अगर ऐसे वो चक्कर लगाए तो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट होगी, यानी उसको एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी रेडिएट नहीं करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो इस सिचुएशन में एनर्जी नहीं देनी तो स्टेबिलिटी बन गई। उन्होंने कहा इन्हीं ऑर्बिट्स में जहां ऐसा होगा, जहां ऐसा नहीं होगा वहां पे एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी और उसको इलेक्ट्रॉन को कोई और रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, L कितना होना चाहिए, mvr होते ही पता है। अब mvr से हमने वैल्यू रख दी NH/2π, तो इसको भी पकड़ लेना चाहिए। ये सिचुएशन बड़ी जबरदस्त आ जाती है। क्या, दिस इज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे रह रहे कि पूछी जाती रहती है। ये इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स की फेवरेट एग्जाम में देने के लिए। ये क्या है, बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको पकड़ना फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो जो ये बोलते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम अगर ये होगा NH/2π, मतलब H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, ये लिखा हुआ है। बात पकड़, मैं यहां लिखता हूं, कभी कभी थोड़ा कट जाता है तो मैं यहां लिखता हूं भाई H/2π का जगह कहां है, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट में H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहां स्टेशनरी स्टेट मिलेगी एनर्जी की, एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसमें चक्कर लगाने के लिए। टिकट फ्री है, वो बस की यात्रा फ्री में कर सकता है, कुछ खर्चा नहीं करना है अगर ऐसा चीज इसमें जाएगा तो
मतलब समझ लीजिए सरकार ने स्टूडेंट के लिए बस चला दी कि आपको घर से स्कूल ले जाएगी, लेकिन 7:30 ही बजे आएगी, तो बस उसी बस में बैठो, फ्री में जाओ, किसी और में बैठ गए तो पैसा लग जाएगा। समझने के लिए, मजेदारी के लिए, ठीक है। तो ये बोर्स की कि भाई एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, तो कोई एनर्जी खर्चा नहीं करनी है, ये बात पकड़ लीजिएगा। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड की जानकारी पकड़िए, सवाल इस पे आते रहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आ गया, बड़े आराम से कर लेंगे, बच्चों जैसा न्यूमेरिकल होगा। और क्या होता है, फाइंड आउट द वेवलेंथ, पकड़ेंगे, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट में है, यानी n की वैल्यू 1 है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां n की वैल्यू 1 होती है। पहली ऑर्बिट की चर्चा कर रहा है, तो साहब आ जाओ। अब देखिए, अब हमारा डी ब्रॉय रिलेशन हमने पढ़ा था 2πr = n लैम्डा। अब ग्राउंड स्टेट में इसलिए n बराबर 1, तो ये 2πr की वैल्यू किसके बराबर हो गई, लैम्डा के बराबर। अब इसी को कर दो n बराबर 1, बस इसको सारी वैल्यूज दे रखी है। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट। अब इसमें 2πr की वैल्यू निकाल दो लैम्डा के लिए, तो ये वैल्यू थी 2 × 3.14, और r दे रखा है रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ये आपको थोड़ा सा पता रहे या क्वेश्चन में दिया होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे और यहां से लैम्डा निकल आएगा, बस खत्म। ये आप मान लीजिए आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे पकड़ लीजिए आप। नहीं आप सोचेंगे क्या याद करना पड़ेगा, तो ये साहब याद, ये बोर्स रेडियस होती है, भी आप देखेंगे, इसको याद करना ही बेहतर है। अभी घबराइए नहीं, पहली ऑर्बिट में जो चक्कर लगाने का मामला रहता है, ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप भ्रमित ना हो, इसलिए बोल रहा हूं, समझ लो दिया हुआ है सवाल के अंदर। सवाल कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। आगे की बात करते हैं। अब बोर्स साहब ने, नील बोर ने बता दिया कि भाई ये दिक्कतें, इसको ऐसे समाधान करेंगे। तो इनका मॉडल क्या था एटम का, क्या इन्होंने बातें बताई, आइए देखते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर, वही वाली बात, कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। ये वही बात है जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि जो आपका यहां बनाता हूं कि एटम है, उसके सेंट्रल कोर में पॉजिटिव चार्ज, सेंट्रल कोर मैसिव होता है, छोटा स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर है जिसके अंदर प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्लैनेटरी मोशन की तरह यहां चक्कर लगाएंगे डिफरेंट ऑर्बिट में, और इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, प्लस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। पहली बात इसको बताया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, यानी न्यूक्लियस कहां होगा, कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। बहुत सुंदर बात। क्वांटम कंडीशन, अब क्वांटम कंडीशन इन्होंने क्या बताई, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ये ऑर्बिट है जिसमें चक्कर लगा रहा, सपोज करिए ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का रास्ता। ऑर्बिट अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू दिस सर्कुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देयरफॉर समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसमें वो एनर्जी खर्चा नहीं करेगा, आराम से एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में चक्कर लगाने की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की L = mvr nh/2π, n के लिए 1 2 3 4, पहले में लगा रहा है तो n के लिए 1 रख दो, दूसरा ऑर्बिट तो 2 रख दो। ये क्वांटम कंडीशन उन्होंने बता दी, ठीक है। और देखते कौन सी कंडीशन बता रहे हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, while revolving in the permissible orbits an electron does not radiate energy, the non-radiating orbits are called stationary objects, stationary orbits। तो आपको जैसी चर्चा की थी कि इन ऑर्बिट्स में जब लगाएगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो उसको कुछ नहीं खर्चा करना है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from lower to higher orbit respectively। अब इन्होंने कहा साहब क्या है सिचुएशन, ये रहा न्यूक्लियस,
अब ये मान लो पहला ऑर्बिट, ये मान लो दूसरा ऑर्बिट, और भी होंगे, डायग्राम बना नहीं पा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और इसको यहां आना है, तो इसमें जो एनर्जी गैप है, सपोज करिए एच न्यू, इतनी एनर्जी इसको लेनी होगी तभी यहां पहुंचेगा। डिस्क्रीट एनर्जी लेनी भी, डिस्क्रीट में एच न्यू एक डिस्क्रीट वैल्यू है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं है। अगर एच न्यू की वैल्यू 10 रुपए है, समझ लीजिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, सपोज आपको कहीं जाना है ना अपने, अब ऑटो वाले ने कहा 10 रुपए लेते हैं और आपके पास 9 रुपए हैं, तो आपको ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। यही कहानी यहां समझनी है कि इसको अगर हायर से लोअर आना है तो एच न्यू निकालना पड़ेगा, कम एनर्जी स्टेट में इसको आना है, ज्यादा एनर्जी स्टेट में अगर है तो, जो भी बात कर रहे हैं कम से ज्यादा में जाना है। तो इसी तरीके से कम से ज्यादा में जाना है तो एच न्यू लेना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आना है तो एच न्यू छोड़ना पड़ेगा। बात पकड़िएगा। तो जैसे आप ऑटो वाले से बोलेंगे कि मेरे पास 9 रुपए हैं, तुम 10 मांग रहे हो, चलो, वो कह देगा नहीं ले जाएंगे, हमारा टिकट किराया 10 रुपए है। तो उसको 10 रुपए ही चाहिए, एच न्यू ही चाहिए अगली एनर्जी लेवल में जाने के लिए। ठीक है, वो भाड़ा लग गया उसका। पकड़ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? और इसी तरीके से जब वो उसको रिलीज करेगा, अब फिजिकल कंडीशन में तो होता नहीं कि वापसी तो 10 रुपए वापस कर दे कि लो छोड़ दो, मुझे मंजूर नहीं, वापस छोड़ दो। लेकिन आप सिचुएशन समझिए कि जब इसको एनर्जी हायर में जाना पड़ेगा तो चाहिए एनर्जी, और लोअर में आना है तो छोड़ देगा, लेकिन छोड़ेगा एच न्यू के फॉर्म में। तो इसी को लिख देते हैं एच न्यू इक्वल टू E2 अपॉन E2 माइनस E1। बस E2 माइनस E1, सेकेंड एनर्जी लेवल से पहली एनर्जी लेवल घटा दीजिए, लेन देन जो करना होगा, लेना है या देना है, वो समझ लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, क्योंकि पैकेट एच न्यू है। 10 रुपए, 10 की जगह 9.5 या 10.5 नहीं, डिस्क्रीट। 10 के बाद अगला भाड़ा 20 रुपए, तो 10 और 20 के बीच में कुछ नहीं है, 10 के बाद 20 ही है, 19 नहीं है, 20.5 भी नहीं है। ठीक, दिस इज बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये बोर्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन हो गई साहब। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से आपके लिए बना है प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, बस फायदा उठाइए। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बातचीत की जाए तो कुछ उन्होंने चीजें बताई जो हमें याद भी करनी है, न्यूमेरिकल्स में आती हैं, एक एक करके मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको। देखिए वेलोसिटी अगर पकड़नी हो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, तो 2 पाई KZ E² अपॉन NH होता है। हाइड्रोजन का एटम रहेगा तो Z बराबर 1 पुट कर देंगे हम लोग। अभी तो उन्होंने ये वैल्यू दी है, V इक्वल टू 2 पाई K वही कूलम्ब्स कांस्टेंट। रेडियस कितनी है, ये R, तो ये N² H² होल अपॉन 4 पाई स्क्वायर MKZE²। सारी वैल्यूज आप जानते हैं क्या क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वाली ऑर्बिट में n बराबर 1 में चक्कर लगाएगा तो क्या वैल्यू रखता है, इसको अभी जिक्र करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी किसी भी ऑर्बिट में, देखिए ये 2 पाई स्क्वायर MK² Z² e⁴ N² H², ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसी के टुकड़े करके मैंने समझा दिए थोड़े, जिससे बात को पकड़ पाए आप। तो द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द, इसे बोलते हैं बोर्स रेडियस, इंपॉर्टेंट है तो पकड़े रहना। बोर्स रेडियस क्या होती है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कॉल्ड बोर्स रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z बराबर 1। हाइड्रोजन में Z बराबर 1 होता है, और साथ में इनर मोस्ट तो n बराबर 1, तो n बराबर 1 और Z बराबर 1 पुट कर दीजिए इक्वेशन में जो थी हमारे पास। ये इक्वेशन थी, देखो मैंने बिल्कुल स्टोरी बनाई है, ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें पुट कर दो Z बराबर 1 n बराबर 1, तो n बराबर 1 और Z बराबर, ये देखिए ये Z है ये और ये n है, यहां वैल्यू डाल दी 1 1। अब ये वैल्यू आ गई, इसमें सारी वैल्यूज आपको पता रहती हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू मालूम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम, कूलम्ब्स कांस्टेंट मालूम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज मालूम, सारी वैल्यू रखी, कैलकुलेट मार दिया, तो ये आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखनी चाहिए, वहां जो इस्तेमाल हुई थी न्यूमेरिकल में। ये क्या होती है, बोर्स रेडियस है। ये पूछा जाता है आपको, तो बोर्स रेडियस है, आप जरूर याद रखें इसको कि R0 की वैल्यू होती है, मैं लिख दूं दिमाग तक चला जाए, 53 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू दिमाग में रखिएगा, बोर्स रेडियस, बात खत्म हो जाती है। इनर मोस्ट में n इक्वल टू 1, Z बराबर 1। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में ये स्पीड निकल आएगी 1/1/37 इंटू C/n। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, -2π² mk² z² e⁴ n² h² डिनोमिनेटर में है। निगेटिव वैल्यू, अब इसमें जो निगेटिव वैल्यू है ये क्या बताती है ये समझ लो, बाकी तो फॉर्मूला है, जब हाइड्रोजन के लिए लगाओगे तो आप z बराबर 1 पुटी कर दोगे। निगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट्स, ये जो निगेटिव वैल्यू है ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी की बातचीत चल रही है, तो इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ये न्यूक्लियस है इससे बाउंड है, बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन दोनों में निगेटिव एनर्जी का मतलब है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बाउंड है। एंड सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अब इसको बाउंडेशन से हटाने के लिए कुछ हमें काम करना पड़ेगा। सम वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस सिस्टम टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी अगर हमें न्यूक्लियस से इसको दूर ले जाना है तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये दूर जाए। अभी ये निगेटिव है यानी अट्रैक्शन है दोनों में, और ये बाउंड रहेगा, भागेगा नहीं कहीं। भागने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बात पकड़ पा रहे होंगे आप। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए साहब, अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस की बात शुरू होती है और इसको भी समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। स्पेक्ट्रल लाइंस तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते ही होंगे इसमें बहुत सारी लेमन बामर पाशन ये सब बातें करेंगे हम लोग, बहुत आसान होता है भाई। एक स्क्रीन रहती है, मोटा मोटा समझिए, कई तरह के स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं, रेडिएशन वाले भी लेते हैं, एब्जॉर्प्शन भी लेते हैं। समझ लीजिए कि उसके ऊपर कुछ लाइट डाली जा रही है एटम के ऊपर, और उस स्क्रीन पे देख रहे हैं कौन से कलर है, कोई लाइनें या कुछ डायग्राम मिल रहा है कि नहीं, मोटे तौर पर। तो इस तरह से समझ लीजिए स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। तो यहां पर जो एनर्जी लेवल देखिए ये था, इसको n² को बाहर कर दिया जिससे समझ में आवे। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू देखो कांस्टेंट है, 2π² mk² z² e⁴ h²। तो एनर्जी की वैल्यू ये हो गई, ठीक। अब यहां पर वेव नंबर, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो वो एक फोटोन एमिट कर देगा, और एमिट करेगा जिस एनर्जी का, वही स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो E2 - E1 करने के बाद हमारे, इसी से E2 - E1 किया करने के बाद ये देखिए रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो वेव नंबर या 1/λ, ये फॉर्मूला आपको एकदम मतलब कंठस्थ होना चाहिए। कौन सा वर्ड यूज कर दूं जो आप और भारी समझें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा लिख दो, 3 वेरी, ठीक है। ये किसी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। वेव नंबर मतलब 1/λ। 1/λ की वो होती हुई R एक कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी नीचे आपके प्रश्न पत्र में पहले पन्ने पे दी भी होती है, वैसे याद भी होनी चाहिए आपको। और ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², ये फॉर्मूला है। किस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम दिख रहा है इससे निकालोगे। ये तो है कांस्टेंट, ये किस ऑर्बिट में वो चक्कर मार रहा है। और R की वैल्यू क्या थी? इतनी वैल्यू थी जो यहां से गड़म बड़म करके निकाली है। तो उसमें टेंशन मत लीजिए, ये तो R आपने पता ही कर लिया, इतनी आएगी, तो ये याद रखिए आप। बड़ी अच्छी बात इससे समझ में आया कि लैम्डा कैसे निकालेंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी दिखाई पड़ रही हैं उसका लैम्डा क्या होगा। ठीक है साहब। अब स्पेक्ट्रल लाइंस देखिए। अब लाइन क्या होती है कि किसी भी ऑर्बिट से, भाई यहां बना हुआ डायग्राम शायद दिख रहा हो आपको, प्लस है यहां, ये कई सारी ऑर्बिट है, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो कहीं से भी अगर पहली ऑर्बिट में आपका आ रहा है, ये 6 है, ये छठी है, ये 5वीं है, और ये चौथी है, कुछ गलत लिख गया क्या, ये छठी ये है, छठी ये है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और ये 1 ये अंदर वाली है। तो किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन कूदकर पहले वाले ऑर्बिट में आएगा, कहीं से आ रहा हो, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, 5वें से पहले में, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब कूदकर पहले वाले में आएगा तो उस सीरीज को बोलते हैं लेमन सीरीज। ये देखिए 1/1², ये n1, ये फॉर्मूला था ना, देखो बच्चों कहां गया, ये n1²। n2 की वैल्यू कुछ भी वहां रखी है, लेकिन n1 की जगह क्या रख दिया, 1। यहां क्या रख दिया, n1 की जगह 1। तो वेव नंबर 1/λ की वैल्यू हो गई R 1/1² - 1/n2²। n2 कहां से स्टार्ट होगा, 2 3 4 से, क्योंकि 1 रख दिया है।
अगर यहाँ पे एक रख दोगे तो शून्य आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे से पहले पे आए, तीसरे से पहले, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले में आएगा तो ये लेमन सीरीज देगा। अब बामर की बात करते हैं, कोई भी जब दूसरे में आएगा इसी तरीके से, यानी कहीं से भी कूदकर दूसरी ऑर्बिट में आ जाए तो बामर सीरीज हो गई फटाक से। ये देखिए फॉर्मूला आ गया, n1 की जगह 2 लिख दिया, बहुत सरल। और n2 3 से स्टार्ट करना, जिसमें आ रहा है उससे ऊपर से ही आएगा, नीचे से आएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी लेने की जगह, ठीक है। पाश्चन सीरीज, तो n1 की वैल्यू रख दो 3, तो 3 रख दोगे तो देखो यहां 3 रखी हुई है, और फिर n2 4 5 6 से शुरू हो गया। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज, n1 की वैल्यू रख दो 4, ये देखिए 4 रखी है, और ये 5 से शुरू हो गई वैल्यू। बड़े आसान होता है, बस याद कर लेमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, ये पी साइलेंट होते हैं इसमें। तो n की वैल्यू हो गई 5 नंबर फंड सीरीज। तो अब मेरी समझ में नहीं आता अंग्रेज लोग को जब लेटर को साइलेंट करना होता है तो लगाते क्यों हैं? लगाते हो तो बोलो, नहीं तो ना लगाओ। खैर एनीवे वापस आओ, n बराबर 5, तो ये 1/λ इज इक्वल टू r, और ये 5 नंबर हो गया देखिए, और बाकी वैल्यू 6 से स्टार्ट हो गई। बस खर्चा हो गया, मामला खत्म। याद कर लो सीधे, लेमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, बस इसी में निपट जाएगा जहां से बता रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, बात पकड़, अच्छा न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं साहब। When is H alpha line in the emission spectrum of the hydrogen atom obtained? Calculate the frequency of the photon emitted during this transition. फ्रीक्वेंसी कौन सी निकाली साहब, देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। हमें फॉर्मूला मालूम है, 1/λ की वैल्यू है r, और यहां पर जो H अल्फा है वो n बराबर 2 बता रहा है, n1 बराबर, ठीक। तो n1 की जगह रख दो 2। द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज, ये कहानी किसकी है? बामर सीरीज की है। अब ये कहानी बामर सीरीज, अल्फा लाइन की बात कर रहा है, बामर सीरीज होती है। तो बामर सीरीज में n1 बराबर रख दो 2, तो यहां लैम्डा निकाल लोगे। देखिए ये लैम्डा की कहानी। अब ये कहीं से भी शुरू हो तो लॉन्गेस्ट कहां से शुरू होगी? जब ये नंबर n रखोगे 3, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द ऑर्बिट n बराबर 3 टू n बराबर 2। बात समझना मेरे से, ये वैल्यू घट रही है ना, तो ये द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलने के लिए ये वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। थोड़ा सा जिक्र कर, ये 1/λ है ना देखो, और यहां पे वैल्यू है r, 1/2² तो रखी दी है। अब यहां n हमें चूज करना है, n2 चूज करना है। तो समझना मेरे बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको लॉन्गेस्ट चाहिए, ये गलती करते हैं बच्चे, अगर हमको लॉन्गेस्ट यानी बड़ी वैल्यू चाहिए तो लैम्डा बड़ी होने के लिए ये पूरी क्वांटिटी कैसे चाहिए? छोटी। लैम्डा 1/λ है ना, लैम्डा चाहिए बड़ा, तो ये पूरी चाहिए छोटी। अब छोटी में ये तो फिक्स हो गई वैल्यू, इसमें घटा रहे हो, अगर ये वैल्यू हमको चाहिए छोटी ऐसे बना देते छोटी, तो छोटी में ये वैल्यू हमारी जो घट रही है, ये कैसी होनी चाहिए? बड़ी। ये वैल्यू बड़ी, भाई इसमें से बड़ा घटाओगे तभी तो छोटा होगा, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने के लिए ये वैल्यू बड़ी हो तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सबसे छोटा। ध्यान से समझ लेना। तो अगर हमें लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए तो n2 हमको सबसे छोटा चाहिए, तभी लॉन्गेस्ट मिलेगा। तो जब सेकंड में आना है तो सबसे छोटा तीसरे से ही तो आएगा, तो ये लॉन्गेस्ट दे देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से वीडियो पॉज करके इसको समझ लो कि अगर हमको लैम्डा चाहिए बड़ा, 1/λ है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी। ये छोटी होने का मतलब क्या है? घट रही है ये क्वांटिटी, तो ये होनी चाहिए बड़ी। ये बड़ी होने का मतलब डिनोमिनेटर होना चाहिए छोटा। अब समझो शांति से, ठीक है। तो यहां n की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब पुट करके ये देखिए हमारा लैम्डा निकल आया r के टर्म में, 1/λ इज इक्वल टू 5/36 इंटू r। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो फ्रीक्वेंसी होती है c/λ, तो c इंटू 5/36 इंटू r। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो और ये आपका आंसर आ गया 4.57 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। यहां पर ये बात भी पता होनी चाहिए कि H अल्फा लाइन जो है इसके लिए n1 बराबर 2 लेना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेना है इसमें, तो लॉन्गेस्ट के लिए हमें n2 की वैल्यू 3 लेनी है। ये मैंने समझाने का प्रयास किया, तो इसको पकड़े रहिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग।
अब देखिए बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए अच्छा बोर्स की ये थ्योरी में ग्रेटनेस क्या थी, जबरदस्त, ये इसलिए बताना चाहता हूं इसलिए मैंने स्लाइड डाली। देखिए कि बोर्स ने जब ये चीजें बताई थी, द ग्रेटनेस ऑफ द बोर्स थ्योरी लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज नॉट ओनली सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑलरेडी नोन सीरीज, यानी जो सीरीज हमें उस समय दिख रही थी उसका एक्सप्लेनेशन तो दिया ही दिया, उसके बाद उन्होंने दो और सीरीज प्रिडिक्ट कर दी कि ये दो होनी चाहिए, और उसके बाद वो सीरीज मिली जैसे जैसे समय आगे बढ़ा। तो ओनली सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑलरेडी नोन सीरीज ऑफ लेमन एंड बामर एंड पाश्चन, ये सीरीज जो थी वो तो दिख रही थी, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन बट ऑल्सो प्रिडिक्टेड 2 न्यू सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन, उन्होंने 2 और सीरीज को प्रिडिक्ट किया जो कि बाद में डिस्कवर हुई ब्रैकेट 1922 में और फंड मतलब 1924 में। और 1922 में जब ये इजाद ढूंढ निकाली गई, उसके बाद नील बोर को 1922 में नोबेल प्राइज भी दिया गया उसके गजब के काम के लिए। बात समझ रहे हैं कि जो अभी था उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं भाई ये भी होना चाहिए इसमें, जो भी मालूम नहीं किसी को, और कुछ सालों बाद ये दिखाई पड़ता है। कितनी मजेदार और जबरदस्त बातें। आइए साहब, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखिए यहां पर मैंने ये डेफिनेशन के तौर पे लिखा है क्योंकि आपके सवालों में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो उसमें मिलेगा कि व्हाट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द मीनिंग। तो मीनिंग के लिए 2 लाइनें लिख देना, ये तो छोटा करके लिखा है तो 1.5 लाइन हुई। इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स of an atom are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy level. That's all. ये होती है एनर्जी लेवल डायग्राम कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूप में हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स को दिखाया हुआ है, एटम की एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, तो ये क्या मतलब है, ये नोट्स बना पाए इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि बिल्कुल बच्चा टेंशन ना खाए। ठीक है साहब, अब यहां पर देखिए ये n बराबर 1 है, लिखा हुआ है n बराबर 1, पता नहीं कितना दिख रहा है आपको, बड़ा लिख देता हूं। ये लेमन सीरीज है, लेमन में आप जानते थे कि n बराबर 1 होनी चाहिए। ठीक, ये इसी तरीके से अगला जो लाइन है ये n बराबर 2 है, इसी तरीके से n बराबर 3 है और 4 5 6 ऊपर जैसे आपको दिख रहा है। बड़ी अच्छी बात। तो कोई भी लाइन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लाइन से जब पहले में आता है, जैसे आप दिख रही होंगी ये लाइन, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन, ये सारी लाइनें क्या है, लेमन सीरीज। कि ये दूसरे से पहले में आ जाए या पहले, ये देखिए तीसरे से पहले में आ गई या कहीं से आ गई तो क्या कहलाती है, लेमन सीरीज। और ये किस रीजन में फॉल करती है इसको भी ध्यान कर लेना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लेमन सीरीज की जो रेडिएशन ये जो हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी बामर सीरीज की बात करते हैं, तो बामर सीरीज का मतलब है n बराबर 2 में कहीं से आ जाओ, तो 3 से आ जाओ, 4 से आ जाओ, 5 से आ जाओ, जहां से भी आ रहे हो आ जाओ। ठीक, अब बामर सीरीज जो मिली वो हमारी आती है विजुअल रेंज में साहब, हमें दिखाई पड़ती है, अल्ट्रावायलेट नहीं दिखाई पड़ेगी, तो विजुअल रेंज में दिखाई पड़ती है। आगे पाश्चन सीरीज की बात कर लें तो n बराबर 3 में आ रहे हैं तो पाश्चन सीरीज इसी तरीके से, और ब्रैकेट की बात कर लें हम लोग तो ये देखिए n बराबर 4 की बात कर रहे हैं, पिफंड की बात कर ले तो n बराबर 5 की, ये दोनों कैसी हैं, इंफ्रारेड रीजन में चली जा रही हैं। और ये विजिबल रेंज में है आपको जो दिखाई पड़ रहा बामर सीरीज या बामर सीरीज, और बाकी वाली जो जा रही है ऊपर निकल जा रही है। तो ये इस तरीके से बात समझी जा सकती, ये स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम है, कोई भी घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। साफ तौर पे दिख रहा है कि किस स्टेज में पहले इलेक्ट्रॉन था और कूद के यहां आ गया। ये था इसका n2, ये है समझ लो इसका n1, इस n2 से n1 अगर आया है तो बस आगे समझते हैं हम लोग। अब मैंने यहां पर कुछ और सरल करने के लिए और डायग्राम से बना दिए हैं, टेबल बना दिए जो आपके काम को बहुत ज्यादा सरल कर देती हैं। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम से ये फॉर्मूला था हमारा कितना, हाइड्रोजन, ये था जनरल फॉर्मूला, En इज इक्वल टू -2π² mk² z² e⁴ h² इंटू 1/n²। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आप z बराबर 1 पुट कर देंगे। मैंने फॉर्मूला कैसे निकाला वो भी समझा रहा हूं, जैसे बच्चों को कॉन्सेप्ट भी पकड़ में आओ काम भी बन जाए। तो z बराबर 1 डाल दोगे यहां पर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए। अब ये हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल बन गया, ये बात पकड़ में आ रही होगी। अब यहां पर अगर हम फॉर n1 पुट कर दें, n बराबर 1, देखिए n1 पुट करने का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी निकालने चल पड़े लेमन की। n बराबर 1 पुट करोगे तो उसकी निकलेगी लेमन सीरीज की,
लेमन ऑर्बिट की कह लीजिए। तो E1 n बराबर 1 पुट करोगे, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इनको आपने कैलकुलेट कर लिया, ये सारी वैल्यू क्या थी कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट कर लिया और E1 और n बराबर 1 पुट कर दिया। तो E1 कितना आ गया देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, जिसे ग्राउंड स्टेट भी बोलेंगे, यहां कहीं मैंने मेंशन किया है, दिखाएंगे भी आपको। पकड़ में आ रही? E1 को n1 n=1 मींस ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट, ये भी समझने की बात होती है। ठीक है साहब। अब देखिए इसी ये फॉर्मूला क्या बन गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए E2 निकालोगे, तो यहां जब 1 पुट किए थे तो उसको आराम से क्या लिख सकते हो, देखो E1/n1², क्योंकि n ही तो आएगा, बाकी 1 पुट करके तो वैल्यू 1 डालोगे तो इतनी वैल्यू तो आ गई थी आपकी, ये E1 आ गई और n की जगह ये n² आ गया। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, En=E1/n², यानी कि E1 की वैल्यू रख दो -13.6/n²। अब इस En यानी ये फॉर्मूला आपको याद होना, ये देखिए लिख दिया बड़ा सुंदर, ये देखिए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। किसी भी ऑर्बिट में आपको एनर्जी निकालनी हो तो n की वैल्यू पुट कर दो, पहले में निकालनी तो 1 पुट कर दो, दूसरे में निकालनी 2 पुट कर दो, चौथे में निकालनी 4 पुट कर दो। अब फॉर्मूला कितना सरल हो गया। अब E2 निकालना है, E1 निकाल चुके थे, E2 निकाला तो यहां n बराबर 2 पुट कर दिया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2² 4 होता है, वैल्यू आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से E3 निकाल ली -1.51 और E4 निकाल ली, E5 निकाली, E6 निकाली, इस तरह आप किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, क्लियरली एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज ऑफ एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। यहां पे साफ तौर पे दिख रहा है कि अलग अलग ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में था फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इसी तरह ये चौथा, पांचवा, छठा ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स में उसकी वैल्यूज एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इतनी ही होंगी ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त, ये लिखा है। इसे ही बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है पैकेट नुमा बात करना, क्वांटा। तो पैकेट नुमा एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी मिलेगी तभी चलेगा, तो एनर्जी क्वांटाइजेशन थ्योरी यही हो गई कि किसी ऑर्बिट में है तो इतनी एनर्जी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, समझ पाए। अब कहीं बात की जाए n बराबर 1 तो समझ लेना कि ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है या नॉर्मल स्टेट की बात की जा रही है। और फिर एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5। अगर कोई आपसे बोले कि पहली एक्साइटेड स्टेट है, तो पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2, क्योंकि 1 पर तो एक्साइटेशन है ही नहीं, ग्राउंड स्टेट है। तो जब बोलेंगे पहली एक्साइटेड स्टेज है तो n बराबर 2, दूसरी एक्साइटेड स्टेज है तो n बराबर 3, चौथी एक्साइटेड स्टेज है n बराबर 5, एक ज्यादा पकड़ पाए ना, n बराबर 1 पे तो ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेज n टू द फर्स्ट, n से कहां तक ला रहे हैं, टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। पहले था ये n में और अब ये कहां आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। देखिए E1 की बात कर रहा है, यहां n कितना होगा, यहां n होगा 2 नंबर, पकड़ना, इन हाइड्रोजन एटम। समझ पाए ना, देखिए वर्ड देखिए जो मैंने समझाया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। फर्स्ट का मतलब होता है ये E1 नहीं है, ये एक्साइटेड, ये एनर्जी क्या लिखा है तो E2 लिख देना चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट है ये, n बराबर 2 है, समझ पाए। इन हाइड्रोजन एटम इरेडिएट्स ए मेटालिक कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इसने निकाल दिया फोटोन, समझ लो, फोटो सेल विथ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है, EV0 जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.55 वोल्ट भी दे रखा है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ द n। ठीक है साहब, थोड़ा पढ़ेंगे तो ये लगेगा पता नहीं कौन सा भूत प्रेत वाला सवाल है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है। देखिए अब यहां वैल्यू होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कीजिए तो hν बराबर रहता है वर्क फंक्शन प्लस EVS जो दिया सप्लाई किया है। वर्क फंक्शन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लिखा था वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.55 ये इसने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो आता था, तो 2 + 0.55 वैल्यू हो गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू है? एच न्यू की वैल्यू है। आप फॉर्मूला जानते हैं ईएन का, ईएन होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब डेल्टा ई कितना आ गया? -3.4 -2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी वैल्यू को हमने बराबर कर दिया ईएन के, ये, और ये वैल्यू हो गई n बराबर 4। फटाक से आपका निकल आए, देखिए कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरीके से आप आराम से पकड़ सकते हैं ये वैल्यू जो आपकी लिखी हुई है। समझिएगा बुरा, देखिए 2.55 इलेक्ट्रॉन को घटाया है, कहां आया है? पहली अब ये नंबर, ये देखिए 2.55 यहां से आया है। आप सोचेंगे ये नंबर कहां से आया है, तो ये पहली एक्साइटेड स्टेज वाला नंबर है 3.4। ये देखिए पहली एक्साइटेड स्टेज एनर्जी लेवल टू -3.4 यहां से आया है। बात पकड़ में आएगी ना आपको? तो ये ध्यान रखिएगा, E4 3.4 वोल्ट यहां से नंबर आया है, पहली एक्साइटेड स्टेज या ऑर्बिट नंबर 2 की कहानी, वहां से आ गया है 3.4, और ये देखिए n बराबर 4 आंसर आ गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, शांति से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आपका 100% काम बन जाए, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि मैंने ये सोच के नहीं बनाया वन शॉट कि बस ऐसे ही बनाना है, जबरदस्त जबरदस्त मतलब जबरदस्त, आपका काम बन के ही रहेगा। आगे बात करते हैं। कैलकुलेट द de Broglie wavelength of the electron orbiting in n बराबर 2 state of hydrogen atom। de Broglie wavelength चाहिए, चलिए देखते हैं। तो EK की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ, वो तो ये बताता है कम है या ज्यादा एनर्जी, अट्रैक्शन है या नहीं है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 स्क्वायर रख दिया n की जगह, तो 13.6 अपॉन 4, यानी ये एनर्जी लेवल आपको जूल में मिल गया। de Broglie वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m एनर्जी E लिखा हुआ है, सारी वैल्यू फीड कर दो, H फीड कर दी, 2m, और एनर्जी जो निकाली थी 3.4 यहां डाल दीजिए, 0.67 नैनोमीटर आपका वेवलेंथ मिल जाता। तो इस तरीके से आसानी से आप कर पाएंगे इसको। अच्छा, लिमिटेशन, अब बोर ने जो थ्योरी दे दी उसमें कुछ लिमिटेशन भी थी, उसका भी जिक्र कर लेते हैं हम लोग। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये जो थ्योरी उन्होंने बताई साहब, ये सिंगल एटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए थी, फेल कर गई जब हम लोग 2 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन में चले गए। ये पूरी कहानी, जब हम हाइड्रोजन के अलावा किसी और में जाते हैं जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, तो वहां पे ना चल पाई। ये इसके ड्रॉबैक है, लिमिटेशन। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। वहां पर देखिए बोर में 2πr बराबर लैम्डा लिया था, सर्कुलर ऑर्बिट। तो कहते हैं भाई सर्कुलरी क्यों लें, हम लोग इलिप्टिकल क्यों नहीं ले सकते चक्कर लगवाने के लिए? इसका भी क्लियर कट जवाब नहीं देती ये थ्योरी। ठीक है साहब। एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन के पास मैटर वेव्स भी हैं, सो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से ही नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेव भी रहती है पार्टिकल नेचर में। Bohr's theory does not tell anything about the relative intensities of the various spectral lines. Bohr's theory predicts only the frequencies. हमने जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखी हैं उसमें लैम्डा या फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया है, हमने ये नहीं बताया कि उसकी इंटेंसिटी कितनी कम ज्यादा क्यों है, कोई चमक रही है कोई कम चमक रही है, इसके बारे में चर्चा नहीं की गई। इसके बारे में केवल की गई कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, तो वो चमक तेज या कम उसके बारे में बताया नहीं, इंटेंसिटी के बारे में। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड जीमैन इफेक्ट और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं इसके बारे में भी ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बीच बीच में पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में आपसे, तो कहां आ रहा है समझ लेना। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट। तो यहां पर क्यों स्प्लिटिंग हो रही है इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई ये थ्योरी। ये तो इनके ड्रॉबैक्स रह गए। तो आगे की बात समझते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स। तो एक्साइटेशन एनर्जी की पहले बात करेंगे, फिर पोटेंशियल की करेंगे। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेज। मतलब अभी तो बातें कर रहे थे रेडिएट कर रही है भाई, ज्यादा से कम में आता है। अब बात करेंगे कि कम से ज्यादा में जाता है, कम एनर्जी स्टेट में है
और वो सेकेंड एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, ज्यादा एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी उसको चाहिए। तो यही बोल रहा है एक्साइट तो तभी होगा ना जब नॉर्मल ग्राउंड में और उछल के कहीं और चला जाए, ज्यादा एनर्जी में चला जाए। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, E2 माइनस E1 कर दो, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले में था ग्राउंड स्टेज में, ये पहली एक्साइटेशन स्टेज है यानी सेकेंड ऑर्बिट, समझना पहली एक्साइटेशन स्टेज यानी सेकेंड ऑर्बिट, E2 लिखा है, तो E2 माइनस E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसी तरह हम बात करें अगर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल की, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की, तो ग्राउंड स्टेज है और ये कौन सी है, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज का मतलब n बराबर 3, एक ज्यादा एक्साइटेशन तो 2 से शुरू होता है ना, जैसे ग्राउंड फ्लोर को बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, पहले तल्ले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर। ऐसे याद रख लो, देखो बढ़िया आइडिया आया। आपने मकान देखे ना, मतलब 10 मंजिल का मकान है तो जो जमीन वाला होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो जब बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का मतलब जमीन वाला छोड़ के पहली एक्साइटेशन स्टेज है, तो दूसरा जीना चढ़ना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से तो E3 माइनस E1 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, घटा के निकाल लो, बात खत्म हो गई। इतनी एनर्जी दोगे तो एक्साइट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेज टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए यहां कहानी क्या थी कि हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहे थे, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रहा था। यहां पर कहानी क्या हो गई कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, ये तो प्लस है, इसको हम बाकी और भी इसके ऑर्बिट रहे होंगे, इसको इतनी एनर्जी दे दें कि इसको छोड़ के ही चला जावे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर, छोड़ दे कंप्लीटली। नॉकडाउन मतलब घुसा मारा, गिर गया वो, मतलब ऐसा इसको नॉकडाउन किया कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब मैं नहीं आऊंगा, जा रहा हूं, जाओ वाली सिचुएशन। तो n बराबर इंफिनिटी पे चला जाए 1 से, ये पहली और पहला कहानी थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की कहानी है, और E1 ये 1 की कहानी है। E इन्फिनिटी पे होती है एनर्जी 0 और E1 को घटा दिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हटा देना, पोटेंशियल हो जाएगा, खेल खत्म। मतलब अभी देखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना सरल है कि हम क्या बोलूं तुमसे। अब देखिए आयनाइजेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल, वो एनर्जी थी पहली वाली स्लाइड, ये देखो एनर्जी है, ध्यान देना, तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है बच्चों। अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का आंसर वोल्ट में आना चाहिए। तो इट इज दैट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू ए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स sufficiently energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to outer orbit। मतलब ये जो एटम है ना, ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को हम कितना पोटेंशियल से एक्सीलरेट करें कि जब ये टक्कर मारे तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में कूद जाए। समझ में आ रही है बात, इस इलेक्ट्रॉन को कितना हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दे दें, किस पोटेंशियल में एक्सीलरेशन दे दें कि उतनी लेके ठोके तो ये दूसरे में चला जावे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ये देखिए एनर्जी की जगह पोटेंशियल में आ गए 10.4। आप देखिएगा तो बस यहां पर इलेक्ट्रॉन हटके वोल्ट आएगा, बाकी फिगर सेम आ रही है, देखिए ठीक, ये आगे वही वाली बातें, समझदार हैं आप। आयनाइजेशन पोटेंशियल, दी एक्सीलरेटिंग, फिर वही एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, कैसे टक्कर मारो कि उछल के कहां चला जाए, ऐसा घूसा मारा कि इलेक्ट्रॉन छोड़ ही गया एटम की, जाओ भाई चला। तो द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू ए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू आयनाइज। भाई जब छोड़ जाएगा इसको, ये प्लस था, यहां इलेक्ट्रॉन था, अब इसको मारा आपने टक्कर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ये छोड़ गए, जब ये छोड़ गए तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो आयनाइज नहीं हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इस एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, आयनाइज हो गया। वही लिखा है, आयनाइज द टारगेट एटम बाय नॉकिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम, मार दिया चला गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल वही सब कहानी 13.6 वोल्ट।